जय हिंद मेरे साथियों। तो भाई जिस घड़ी का आपको इंतजार था, नया साल का तोहफा, अग्निवीर की पहली भर्ती, वो भी आपकी एयरफोर्स। और भाई मैं आपको बता दूं, जो भाई इसका सपना लेकर बैठे हो, पूरी ताकत लगा दो, पूरी मेहनत कर दो, क्योंकि इतना सुनहरा अवसर मैं कहता हूँ शुरुआत के साल में ही मिल जाए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी आपके लिए। लेकिन मेरे कुछ भाई क्या गलती कर देते हैं, तो उन्हीं के लिए लाइन लिख कर लाया हूँ कि एक गलती और सब बर्बाद। जिसका सपना होता है कि मैं वाई ग्रुप ज्वाइन करूं सर, जो नॉन टेक्निकल होता है, तो वो एक्स ग्रुप का फॉर्म भर के आ जाता है। जो एक्स ग्रुप का होता है वो वाई ग्रुप का फॉर्म भर के आ जाता है। तो ये गलती बहुत कॉमन गलती है और बहुत सारे मेरे भाई इसी वजह से बाहर हो जाते हैं। तो उनको मैं एक एक बात आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ उनकी क्या क्या गलतियाँ हो सकती है। सेम मैं अपनी बहनों को भी बताऊंगा कि वो भी कहाँ कहाँ क्या गलती कर सकती हैं। तो भाई पूरी वीडियो पूरे ध्यान से देखना, एंड तक देखना, अच्छे से देखना, जो भी बात मैं इसमें आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, अगर इतनी बात से आपको पूरा जोश आ गया है कि सर हाँ बिल्कुल ताकत लगाने को तैयार हो, तो भाई कमेंट में अभी लिख दो जय हिंद। क्या लिख दो? जय हिंद, जय भारत, पूरा अभी कमेंट में लिख दो। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं आगे, चलो। अब आपने जैसा अभी सुना कि एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो उसमें सबसे पहले जो आता है कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो भाई रजिस्ट्रेशन बता दूं आपको, वो 11 बजे से आज से ही, यानी 12 जनवरी आज से ही आपका स्टार्ट हो गया है। कब तक चलेगा भाई? आपका 11 बजे तक चलेगा, रात 11 बजे तक, 1 फरवरी 2026 तक। तो मेरे भाई आपको बता दूं, कुछ भाई 1 फरवरी का इंतजार करते रहते हैं, जैसे लास्ट में कोई मुहूर्त निकला हो उनके लिए कि तब भरेंगे तो फार्म आपका पूरा होते ही तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी। ये सपना पता नहीं क्यों लेके बैठ जाते हैं। तो भाई इसका बिल्कुल भी आप वेट मत करो कि आखिरी डेट कब आएगी। आप फॉर्म जल्द से जल्द भर दो, क्योंकि फॉर्म आज भरो या 1 तारीख को भरो, पेपर तो आपको 30 मार्च को ही होगा। लेकिन बाद में भरने का नुकसान क्या है? साइट बिजी हो गई तो आपके लिए फार्म बिल्कुल नहीं मिलने वाला। समझ में आ गई मेरे भाई? तो शुरुआत के 1 सप्ताह के अंदर ही कोशिश करो कि मैं सारे जितने मेरे भाई हैं या बहनें हैं सब फॉर्म भर ही दें इसमें। ठीक है ना? और क्या क्या इसमें और गलतियां होंगी जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, आइए धीरे धीरे करके एक एक पे बात करते हैं। सबसे पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या क्या उनकी मान्यता होनी चाहिए। तो भाई एज, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि एज जो है, जो भी भाई मेरा 1 जनवरी 2006 को पैदा हुआ, ठीक है ना, और 1 जुलाई 2009, इन दो डेट के बीच में आता है। बीच में आने का मतलब ये नहीं कि ये डेट के अक्सर काउंट नहीं होगी। तो भाई मैंने उस बात को भी लिखा कि दोनों तारीखें शामिल हैं। कुल मिला के है कि कोई अगर 31 दिसंबर 2005 या इससे पहले पैदा हुआ है, ठीक है ना मेरे भाई, या इससे पहले पैदा हुआ है, तो वो इस फार्म को नहीं भर सकता। ठीक है? और जो भाई मेरा 2 जुलाई 2009 इसके बाद हुआ है, तो भाई वो इसके फार्म को नहीं भर सकता। मतलब ये डेट भी नहीं ली जाएगी और इसके बाद वाली तो एक भी मान्य नहीं होगी। तो कहां से कहां तक डेट हुई? 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच, इन दो तारीखों को भी शामिल करते हुए, ठीक है ना, वो ही इसमें अप्लाई करने के लिए योग्य माने जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सारे भाइयों को नहीं पता है, वो क्या है कि जब आपका रिटर्न हो जाए, फिजिकल हो जाए, मेडिकल हो जाए और आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, तो जिस दिन आप ज्वाइन करोगे जाके एयरफोर्स को, तो आप उस दिन 21 साल या उससे कम के होने चाहिए। समझ में आई बात? 21 साल या उससे कम के होने चाहिए। अगर आप 21 साल 1 दिन के भी हुए उस दिन जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हो, तो मेरे भाई आप शायद हो सकते हो रिजेक्ट हो जाओ। अभी तक कहीं पर भी ऐसा नहीं आया है इस नोटिफिकेशन में कि उम्र 23 साल कर दें, जैसा मैं आपको पहले भी कह रहा था। तो मेरे भाई अभी तक तो यही उम्र मांगी गई है कि 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 21 साल 1 दिन भी नहीं चलेगा जिस दिन वो ज्वाइनिंग करेगा। तो भाई अपनी तैयारी करते रहो। ये तो चलो बात की बात है, लेकिन मैं पहले से ही आपको बता दूं इस बात को, ठीक है ना? चलो आगे भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वही बात जो मैं आपको बताने वाला था कि जो मेरा भाई एक्स ग्रुप का है वो वाई ग्रुप भर देता है। एक्स ग्रुप क्या होता है? साइंस सब्जेक्ट वाला। वहाँ पर आजकल क्या हो रहा है, वहाँ एक्स और वाई करके नहीं आता, वहाँ पर आता है साइंस सब्जेक्ट,
या आपका जो साइंस से अलावा सब्जेक्ट है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, ठीक है ना। इस नाम से आता है, तो ये कंफ्यूजन मत रखना। जिनका भी सपना एक्स ग्रुप भरने का है तो वो याद रखे, वो हमेशा चुनेगा किसको, साइंस सब्जेक्ट को ही। किसको चुनेगा, साइंस सब्जेक्ट को ही, ठीक है। उसमें आपके 3 तरीके से फॉर्म भरे जा सकते हैं। पहला तरीका क्या है, अगर कोई बच्चा साइंस से मतलब साइंस से 12वीं करे हुए है, साइंस से 12वीं करने का मतलब ये नहीं कि बायोलॉजी भी है, उसके पास क्या होना चाहिए भाई मेरे, मैथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए 12वीं में, उसके साथ फिजिक्स होना चाहिए और साथ में इंग्लिश होनी चाहिए। अगर तीनों चीज़ें हैं और तीनों में उनके आपके जो हैं परसेंटेज, तीनों में नहीं, ओवरऑल परसेंटेज जो है 50% से प्लस हो और साथ साथ इंग्लिश में आपके 50% से ज़्यादा हो, तो भाई वो फॉर्म भर सकता है, वो एलिजिबल है, ठीक है ना। फिर से समझ जाओ, मैथ फिजिक्स और इंग्लिश पूरे पढ़े हों, सारे जितने 5 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं, सब में आपके 50% से ऊपर हो ओवरऑल, ओवरऑल अलग अलग नहीं, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 50% होने चाहिए। समझ में आ गई बात एकदम। अब वहाँ पर आपके मैथ में चाहे 32 कह रहा हूँ 35% आ जाए, या आपके फिजिक्स में 35% आ जाए, ओवरऑल 50% से ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन इंग्लिश एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50% आपके मान्य होंगे, ठीक है। अगर 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, दूसरा केस, जो वो किससे है भाई, मैकेनिकल से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकता है, ऑटोमोबाइल से, कंप्यूटर साइंस से, इन सब से अगर आपका क्या है भाई, डिप्लोमा है 3 साल की इंजीनियरिंग का। कोई बच्चा क्या होता है, जैसे ही उसने क्या करी भाई 10वीं, उसके बाद 12वीं ना करते हुए वो क्या करते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्स करने चले जाते हैं। तो अगर उस भाई के पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, तो वो मेरा भाई क्या कर सकता है भाई, वो एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है कि उसका टोटल परसेंटेज कितना होना चाहिए भाई, 50%। और साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट में तो कंपलसरी है, देखो इंग्लिश तो कंपलसरी है कि 50% होनी ही चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो वही एलिजिबल होगा। अगर किसी के 49.999 भी है तो उसे 49% माना जाएगा, ना कि उसे 50%। तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकता। क्लियर है। बाद में मेरा भाई कोई कहता है कि सर मेरे 45% है, मेरे 46, वो बाकी सब्जेक्ट में चल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में 50 या 50 से ज़्यादा होने ही चाहिए, ठीक है। चलो ये बात। तीसरा केस, अगर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स है। वोकेशनल कोर्स क्या होता है, किसी को अगर किसी को कोई स्किल सीखनी है, तो वो मेरा भाई क्या होता है, वो कुछ मैथ और, देखो यहाँ पर लिखा है फिजिक्स और मैथ के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा आपका प्रैक्टिकल कोर्स सीख रहा है, जिसमें वो इलेक्ट्रिकल वर्कर का सीख रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के रिपेयर करने का सीख रहा हो, कुछ भी सीख रहा हो, लेकिन अगर उसके पास फिजिक्स मैथ थे, क्या थे, फिजिक्स और मैथ दोनों थे, तो वो फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर भी यही है कि टोटल 50% होने चाहिए और इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए, मतलब उसके पास इंग्लिश। अब देखो यहाँ पर एक डाउट रहता है कि सर इंग्लिश का क्या करें, तो मेरे भाई अगर इंग्लिश आपकी, ध्यान से सुनना, इंग्लिश अगर आपकी नहीं है तो 10th की इंग्लिश भी मान्य मानी जा सकती, उसके मार्क्स में भी आपके 50 से ज़्यादा होने चाहिए। कुल मिला के ये है कि यहाँ पर आपका फिजिक्स और मैथ को कंपलसरी कहा गया है उन वोकेशनल सब्जेक्ट के अलावा। क्लियर है बात एकदम। आपका किसको बोला है भाई, फिजिक्स और मैथ को। इंग्लिश को यहाँ पर माना जाता है कि अगर 12वीं में इंग्लिश नहीं है तो फिर 10वीं में इंग्लिश होनी चाहिए और वहाँ पर आपके 50% से ज़्यादा होने चाहिए। सबको बात समझ में आ गई। ये एक्स ग्रुप का फॉर्म भरने के लिए, यानी किसका, साइंस सब्जेक्ट का फॉर्म भरने के लिए 3 जरूरी बातें थी। इनमें से अगर कोई भी एक बात आप फॉलो करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, किसका, एक्स ग्रुप का, ठीक है मेरे भाई। लेकिन जो भाई वाई ग्रुप का सपना देख रहा है तो उसके यहाँ लिखा आएगा अदर देन साइंस सब्जेक्ट। भाई इसको अपनी कॉपी में लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो कहीं पे, कि ये वर्ड जब देखूंगा तभी मानूंगा कि हाँ मैं क्या भर रहा हूँ, वाई ग्रुप भर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कौन सा फॉर्म भर रहा हूँ, वाई ग्रुप का फॉर्म भर रहा हूँ। अब वाई ग्रुप के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो भाई 12वीं आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो। किसी भी स्ट्रीम का मतलब है आपने क्या लिया, आपके पास आर्ट थी, आपके पास कॉमर्स थी, आपके पास साइंस थी, साइंस में आप मैथ से कर लो या बायो से कर लो, आप कोई भी स्ट्रीम से हो और आप वाई ग्रुप का सपना भर लेके बैठे हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बस क्या क्राइटेरिया है, ओवरऑल 50% हो, ठीक है।
वहाँ आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, लेकिन सब्जेक्ट एक मैटर करेगा और वो क्या है भाई, इंग्लिश है। वो क्या है, इंग्लिश है। दूसरा फिर से वही बात आ गई कि वोकेशनल कोर्स होगा, मतलब कुछ भी, और उसके साथ इंग्लिश, इंग्लिश जो है आपका उसमें 50% होने चाहिए। मतलब ये भी वही केस आ गया जो आपका कौन सा था, कौन सा था आपका, तो आप कहोगे कि जो मेरा एक्स ग्रुप में लास्ट वाला था, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी, वो टेक्निकल पेपर है तो इसलिए उन्होंने फिजिक्स और मैथ मांगा था। यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश नहीं भी है तो आपकी इंग्लिश कहाँ मानी जाएगी, 10वीं की मानी जाएगी। फिर से मैं बता दूं, अगर 12वीं में इंग्लिश नहीं है और वोकेशनल कोर्स लेकर आप वाई ग्रुप का फॉर्म भरना चाहते हो, तो भाई आप 10वीं की इंग्लिश से भी मान्य हो सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इस केस में, समझे, सिर्फ और सिर्फ इस केस में। अदरवाइज बाकी में आपकी कब की मानी जाएगी, जब आप 12वीं कर, ठीक है ना, समझ में आ गई बात एकदम। अब कुछ बच्चों का है सर साइंस में एलिजिबल है, तो क्या हम साइंस और नॉन साइंस के दोनों, मतलब एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के दोनों फॉर्म भर सकते हैं? तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हो मेरे भाई, क्या कर सकते हो आप दोनों। तो आपके लिए वहाँ एक नीचे कॉलम आएगा कि एक्स एंड वाई बोथ, यानी साइंस और अदर देन साइंस दोनों बोथ आप भर सकते हो, तो आप टिक करके आना। लेकिन एक छोटी बात बता दूं, जिस भाई को एक्स ग्रुप देना है, ठीक है, या वाई ग्रुप देना है, दोनों देने हैं, सिर्फ वही भरना। जिसको ये है कि सर नहीं चलो दूसरा भर लेते हैं, ये भर लेते हैं, तो ये कोशिश कम से कम रखना, ठीक है ना। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, वरना आप कंफ्यूज रहते हो, एक की तैयारी के चक्कर में दूसरी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये गलती ना करना, एक पे पूरी मेहनत करो, शिद्दत के साथ मेहनत करो, तो आपके हो सकते चांस पूरे पूरे क्लियर हो जाए, ठीक है मेरे भाई। चलो, ये मैंने आपको सब बता दिया। अब बात आती है भाई कि डोमिसाइल कैटेगरी। तो याद रखना, जब भी आप फॉर्म भरते हो तो डोमिसाइल जरूर ध्यान से भरना, आप जहाँ के भी हो, यानी मूल निवास पत्र वही लगेगा। देखो इन्होंने क्या कहा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय ही डोमिसाइल चुनना जरूरी है, पहली बात। उस समय एक ही डोमिसाइल कैटेगरी चुन सकते हैं, दो नहीं, कि आप यहाँ से भी भरो उत्तर प्रदेश से, आप दूसरे से भी भरो, ऐसा नहीं कर सकते। बाद में डोमिसाइल चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तो उत्तराखंड, यानी वो फिक्स हो जाता है, उसे आप बदल नहीं सकते दोबारा से जब आपकी करेक्शन डेट आती है। और डोमिसाइल के आधार पर ही आपका क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट कभी कभी चीज़ें मान्य मानी जाती है, फिजिकल पैरामीटर जो होते हैं। दूसरा, रिलैक्सेशन जो छूट दी जाती है वो भी उस पर मानी जाती है। और जो रैली या एग्जाम सेंटर तय किए जाते हैं वो भी आपके इसी आधार पर। मान लो आपने हो यहाँ पर यूपी में और आपने भर दिया कि मैं राजस्थान, तो फिर आपको राजस्थान में ही कहीं आपको सेंटर दे दिया जाएगा, आपको फिर यूपी नहीं मिलेगा। तो ये गड़बड़ ना करना, आप जहाँ के हो वहाँ का अच्छे से मूल निवास पत्र लगाना और उसी को एक बार चुनना अच्छे से, ठीक है मेरे भाई। चलो अगली बात, हाइट का क्या पैमाना होना चाहिए सर। तो भाई हाइट का पैमाना होगा कि मेल कैंडिडेट, तो इन्होंने इस बार क्या करा है, 0.5 हाइट कम कर दी है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को सेम कैटेगरी में कर दिया है। मतलब आपका 152 हाइट इसमें भी है मेल के लिए, और 152 हाइट मेरी बहनों के लिए भी है जो आपका फॉर्म भर सकती है। यानी महिला उम्मीदवार जो है वो भी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 152 होनी चाहिए। लेकिन जो मेरी बहनें हैं उनको कुछ जगह पे क्या है, छूट दी जा रही है, ठीक है। वो क्या क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की है, ठीक है, या हिल रीजन आपका जो उत्तराखंड में है, हिली रीजन यानी पहाड़ी क्षेत्र जो है, तो वहां पर जो भी बहनें मेरा फॉर्म, मतलब ये फॉर्म भरना चाह रही है, तो वो आपका क्या है भाई, उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर मानी जाएगी, ठीक है। और जो लक्षद्वीप से है उनको कितना भाई, 150, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, 150 मिनिमम आपका हाइट उसमें मांगा जाएगा। तो हाइट में तो कोई समस्या नहीं। 152 भाई मैं तो कहता हूँ भर दो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कुछ मेरे आर्मी जीडी के भी भाई होंगे, कुछ मेरे अदर भाई भी होंगे, ठीक है ना, जो भी इस हाइट में आते हैं और जो भी आपका एजुकेशन क्राइटेरिया में आते हैं, पूरी ताकत लगा दो मेरे भाई। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा बात सुनने में। तो भाई पूरे जोश के साथ फिर से मैं फिर बोल देता हूँ बार बार कि कमेंट में जय हिंद रुकना नहीं चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके लिए जो बहुत आपको हेल्प करेगी, फॉर्म में 1% भी गड़बड़ नहीं होने देगी, ठीक है मेरे भाई। चलूँ आगे, लो भाई अगले।
अब ये देखना है भाई, जो फीमेल कैंडिडेट हाइट रिलैक्सेशन ले रही है, ध्यान से सुनना मेरी बहनों, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जो फीमेल कैंडिडेट हाइट में छूट ले रही हैं उनके लिए क्या है कि फेज 2 टेस्टिंग के समय ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, जो भी आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर दिक्कत ये होती है, मान लो वे उत्तराखंड से हैं तो खाली उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में उत्तराखंड लिखा रहता है, जो मान्य नहीं होगा। वहां पर क्या होना चाहिए मेंशन, वहां पर होना चाहिए हिली रीजन। क्या मेंशन होना चाहिए, उन्होंने ये फॉर्म में स्पष्ट कहा है, क्लियर मेंशन होना चाहिए हिली रीजन आपका, ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्र, क्योंकि कहीं कहीं उत्तराखंड में भी क्या है भाई, पठारी क्षेत्र है, मतलब मैदानी क्षेत्र है, ठीक है ना। तो वहां पर उन चीजों के लिए अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली बहनों के लिए ही अप्लाई होगा। तो ये क्लियर मेंशन होना चाहिए उत्तराखंड का कौन सा हिस्सा, ठीक है ना। तो अगर वो हिली रीजन मेंशन है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट माना जाएगा, आप आगे तक रहेंगे इसमें बरकरार, ठीक है। चलो आगे, चेस्ट मेजरमेंट, तो भाई जो मेरे भाई हैं उनके लिए तो 77 है, और भाई चेस्ट एक्सपेंशन जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर का, मतलब फुलाव, जैसे आपसे कहेंगे नॉर्मल खड़े रहो तो ये 77 होना चाहिए, लेकिन सांस भर के कहेंगे तो कितना होना चाहिए भाई, 82 कम से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 82। तो उन्होंने कहा 5 सेंटीमीटर का फुलाव कम से कम होना चाहिए, यानी कि 77 + 5 82 सेंटीमीटर का आपका तब मान्य होगा फुलाकर, ठीक है। तो भाई इस बात का ध्यान रखना। ये दिक्कत पता कहाँ आती है, कुछ भाई मेरे जिम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिम करके चेस्ट वेस्ट बना ली है, लेकिन जब वो बात आती है फुलाने की तो ये सीना नहीं फुल पाता, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी फुला हुआ है। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक्सपेंशन यानी फुलाव के टाइम पे वो बात होनी चाहिए। तो जिम विम भाई उतना ही करो जितने में फूल जाए 5 सेंटीमीटर। ये गड़बड़ हो जाएगी बाद में, फिर मुझे मत आके कहना कि सर आपने पहले नहीं बताया था। मैं पहले ही बता रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो मैंने बहुत बच्चे रिजेक्ट होते देखे इस बात पर भी, समझे। तो आप ये गलती मत करना, ठीक है भाई। फीमेल कैंडिडेट के लिए भाई कुछ नहीं है कि कितना होना चाहिए मिनिमम, बस उनके लिए भी फुलाव यही है कि 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे, सुनने की क्षमता, तो वही है मेरे भाई जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने दोस्त को लो और उसको कहो कि भाई 6 मीटर की दूरी पर जाकर कुछ फुसफुसा दे, कर दे, कुछ फुसफुसा देगा तो वो आपको अच्छे से सुनाई दे। फुसफुसाने का मतलब ये नहीं जो मैंने भी करा, कुछ 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 कर दे, अच्छे से कुछ बात बोले आपके बारे में, थोड़ी बहुत ऐसे बात बोले जैसे आप रात को अपने पार्टनर के साथ बात करना चाहते हैं कि घर वालों को ना सुनाई दे, बात भी पूरी हो जाए। तो उसी तरीके से आप उनसे कहो कि थोड़ा 6 मीटर की दूरी पर खड़े होकर बात करें। तो अगर वो आपको क्लियर सुनाई दे रही है दोनों कान से, लेफ्ट और राइट, तो भाई मेरे आप बिल्कुल एलिजिबल हो किसके लिए, हियरिंग की तरफ से, यानी सुनने की क्षमता के लिए, जो सुनने की क्षमता है आपकी उसके लिए। डेंटल जो दांत हैं आपके जांच हैं, जो आपका क्या है दांतों की जांच है भाई, वो उसके लिए जो आपके जम्स हैं यानी गम्स हैं ये क्या होने चाहिए भाई मेरे, तो ये हेल्दी होने चाहिए, ठीक है ना। इनमें क्या कहते हैं कोई भी खराबी ना हो, और ये अक्सर वो होता है जो तम्बाकू गुटखा खाता है मेरे भाई, तो ये छोड़ दो, ये गंदी आदत है, इसके लिए बिल्कुल भी मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। टीथ सेट अच्छा होना चाहिए, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने जरूरी हैं। डेंटल पॉइंट्स का मतलब है कि 14 दांत आपके पूरी तरह से अच्छे होने चाहिए। कितने, 14, ठीक है ना, यही बात इसमें लिखी है। दूसरी बात, डेंटल इम्प्लांट्स और ये सपोर्ट टीथ डेंटल पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, मतलब कोई कोई अपना क्या करा लेता है, कोई दूसरा दांत लगवा लेता है, नकली दांत जिसे कह देते हैं, अक्सर वो लगवा लेते हैं, तो उन्हें मान्य नहीं होगा, चाहे वो कितना भी सुंदर और कितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो, वो ओरिजिनल नहीं है तो इसलिए वो मान्य नहीं होगा। दूसरा, ब्रेसेस जो होते हैं, जो आपने देखा होगा तार वार लगवा लिया, कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें लगवा ली है, तो वो मान्य नहीं होती है, ठीक है ना। वो ओरिजिनल ही रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। जब आपका मेडिकल होगा तो वहाँ पर आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा इस चीज़ की, तो भाई पूरा ध्यान रखें इस बात का। कैंडिडेट शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से फिट होना चाहिए, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के, आप सोचोगे सर हम तो भारतीय हैं, भाई आप नौजवान हो, ठीक है ना, आपको दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी भेजा जा सकता है,
जा सकता है, तो आप उसके लिए पूरी तरह से फिट होने चाहिए, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ठीक है मेरे भाई। और वही बात है कि क्लाइमेट और कोई भी किसी में भी मतलब क्षेत्र में आपको भेजा जा सकता है फिट रहने के लिए। ठीक। फिर बात आती है बॉडी पर टैटू की। तो भाई परमानेंट बॉडी टैटू तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कहाँ कहाँ अलाउड है छोटा मोटा, तो भाई कोहनी के अंदर और कलाई तक, मतलब इसी एरिया में वो छोटे छोटे जो पुराने ज़माने में लिख दिए जाते थे, जो गुदा दिए जाते थे, कुछ भी आपका XYZ साइन बना दिया जाता था, तो वो आपका मान्य हो जाता है। और हाथ के पीछे वाली साइड, यानी जो आप देखते हो इस तरफ की तरफ, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ नसों से मेरे को वो हरा हरा सा रंग का टैटू बना रहता है, बचपन से ही गुदा दिया जाता है, वो भी आपका एक बार को मान्य हो सकता है। या कोई ट्राइबल कैंडिडेट है जो ST में आ जाते हैं, उनके लिए क्या होते हैं, उनकी छूट होती है कि कुछ जो पारंपरिक आपके होते हैं, तो उनके लिए भी एक प्रकार के मान्य होता है। लेकिन जो फैशनेबल टैटू बनाते हैं गर्दन पे, मुंह पे या इधर उधर कहीं पर भी, वो बिल्कुल मान्य नहीं है, और बॉडी पे तो बिल्कुल नहीं है। तो आप कल को कहो कि सर मेरे यहाँ टैटू है, मेरे यहाँ टैटू है, मेरे यहाँ टैटू है, या यहाँ किसी का नाम लिखवा लिया, यहाँ पर वो लिखवा लिया कि काजल आई लव यू, ठीक है ना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है ना मेरे भाई। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत चलाना। तो इसके लिए आपका बस ये 3 पॉइंट फिर भी एलिजिबल है। और एक छोटी चीज़, इनको ठीक कराने के चक्कर में कभी कभी हाथों पर स्किन प्रॉब्लम करा लेता है बच्चा। तो भाई केयरफुल होके कराना, जहाँ पर भी कराओ अच्छे से करा लेना। मैं तो सलाह देता हूँ जब इतने में छूट दे रखी है तो कोशिश करो ना कराओ, लेकिन उससे ज़्यादा है तो भाई केयरफुली हर चीज़ को प्रिकॉशन लेकर ही चीज़ें सही करानी चाहिए हमें। ठीक है ना, जल्दबाजी मत मचाना, प्रोफेशनल ही से अपना वो एडिट कराना पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई फोटो का। फिर लास्ट आपका बचता है सिक कैंडिडेट के लिए। तो जो आपका सिक कैंडिडेट है भाई मेरे, वो अपनी मूंछ और दाढ़ी रखना चाहते हैं, जो कि लाजमी है, ठीक है ना, तो उन्हें फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स में फोटोग्राफ दाढ़ी मूंछ के साथ ही देना होता है। ठीक है ना, उन्हें ये नहीं चलेगा कि आप फोटो कुछ और लगा दो और बाद में मूंछ दाढ़ी रख लो, तो ये चीज़ अलाउड नहीं होगी, आपको पहले से ही वो चीज़ देनी पड़ेगी। ठीक है, बात सबको क्लियर हो गई। तो फॉर्म अच्छी जगह से भरवाना मेरे भाई, लास्ट की मेरी एडवाइस यही है। कुछ मेरे भाई क्या करेंगे, फॉर्म को इधर उधर कहीं से भी भरवा देंगे और बाद में आके यही कहते हैं सर मेरा X ग्रुप था मैं तो Y ग्रुप भर दिया, और मैं Y ग्रुप का था मैं तो X ग्रुप भर दिया। भाई ये गलती मत करो, जहां पर भी बैठ के भरवाओगे ये सारी बातें एक जगह लिख लो अच्छे से, एक जगह अच्छे से लिखकर तब उस कैफे वाले के पास खुद सामने बैठ के एक एक बात भरवाना। ठीक है, मैं सारी वीडियो में आपको आगे बता दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है ना, आगे आने वाले समय में। और जो मेरे भाई ये कहते हैं कि सर अब ये बैच आपका नोटिफिकेशन आ गया है, कब हमारा बैच स्टार्ट होगा, तो मेरे भाई उनके लिए बता दूं कि आपका बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं, बहुत लगभग 80% बच्चों का मेरे पास कमेंट आया है, जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, किसी ने व्हाट्सअप किया हुआ है, किसी ने आपका इंस्टाग्राम पे भेजा हुआ है, किसी ने आपका भाई पर्सनल मैसेज, वो मतलब सारे माध्यम से लगभग 80% छात्रों ने कहा कि सर हमारे अभी BA BSc के और वो चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, तो सर हम तो अभी फ़िलहाल इतने व्यस्त हैं कि हम तैयारी एकदम से स्टार्ट नहीं कर। तो भाई हमने तो 15 तारीख रखी थी जैसा आपको पता है, लेकिन उसको थोड़ा सा समय बढ़ा रहे हैं आप ही लोगों के लिए। तो ज़्यादा नहीं लूँगा समय, बस 1 सप्ताह आगे और डिले कर रहे हैं। तो लगभग 26 जनवरी जो आपका एकदम भारतीय गणतंत्र दिवस है, उस दिन बड़ा प्यारा दिन है, उस दिन हम उस बैच का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो उस दिन आपको पहली क्लास मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, तो पूरी ताकत लगा दो मेरे भाई, पूरी जान लगा दो इस बार। इसी बात पर कमेंट में फिर से लिख दो जय हिंद मेरे दोस्तों। तो आज मैं वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ। अगली वीडियो में इसका एग्ज़ाम का पैटर्न, क्या सिलेबस होगा, किन चीज़ों पर हम मेहनत करवाने वाले हैं, कौन सी चीज़ आपको कहाँ से पढ़नी है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, वो सारी बातों पे चर्चा मैं करूँगा अगली वीडियो में, जो 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपके पास लेकर आने वाला हूँ। बस आप यूं ही बरकरार अपना प्यार बरसाते रहो मेरे भाई, खूब मेहनत करते रहो। आगे तक इस वीडियो को उन भाइयों तक भी भेज दो जो एयरफोर्स का सपना लेकर बैठे हैं, उनसे भी ये गलती ना हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।